ओके, स्टार्ट करते हैं। तो आई होप कि सबने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला पार्ट लिख लिया है जो मैंने लास्ट क्लास में भेज दिया था ग्रुप में, है ना, बैटरी वाला पूरा पार्ट। ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं अपन एक नया चैप्टर दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। ये फिजिकल केमिस्ट्री का आखिरी चैप्टर होगा, केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, इस टाइप का एक चैप्टर, इनफैक्ट दो चैप्टर हम क्लास 11 से पढ़े हैं, एक थर्मोडायनामिक्स और एक इक्विलिब्रियम। याद है? चैप्टर के नाम तो याद होंगे, है ना? तो उस चैप्टर में पढ़ते क्या थे? थर्मोडायनामिक्स क्या बोलता था, किस बारे में बात करता था? थर्मोडायनामिक्स हीट ट्रांसफर, ओके, और वर्क डन, और हाँ क्या बोलूं, एंट्रोपी। हाँ ठीक है, मतलब हीट हो गया ना, हीट ट्रांसफर मतलब वो इन हुआ तो एंडो, आउट हुआ तो एक्सो। ठीक है, वो तो एंट्रोपी। एंट्रोपी मतलब रैंडमनेस था ना, कि अगर आपके पार्टिकल्स बहुत ज्यादा रैंडम है, गैशियस पार्टिकल्स है, तो उनका रैंडमनेस बहुत ज्यादा होगा। रैंडमनेस मतलब समझ रहे हो ना, उनका मूवमेंट। उनको पता है गैशियस पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक होता है, तो रैंडमली मूव करेंगे तो उनका एंट्रोपी ज्यादा होगा। पर वो जब रिएक्ट करके लिक्विड बन जाएंगे या सॉलिड बन जाएंगे तो उनका एंट्रोपी कम हो जाएगा। समझ रहे हैं? और फिर गिब्स एनर्जी पढ़ते थे अपन। तो ये जो सारे टॉपिक्स हमने थर्मोडायनामिक्स से पढ़े, इससे हमको बस यही समझ में आता था कि पर्टिकुलर एक रिएक्शन होगा या नहीं होगा। अल्टीमेटली हम लास्ट में तो एंड यहीं से करते थे, whether that particular reaction is feasible or not, spontaneous or non-spontaneous. The word was spontaneous or non-spontaneous. ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स किससे डील कर रहा था कि क्या रिएक्शन होगा या नहीं होगा, फिजिबिलिटी चेक कर रहा है ना। तो आप ये बोल सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स tells us the feasibility of reaction. Thermodynamics क्या बताता था हमें कि whether a particular reaction is possible or not. Feasibility of a reaction. मतलब अगर एक पर्टिकुलर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है तो उसका रिवर्स रिएक्शन में भी स्पॉन्टेनियस हो सकता है। क्या हो गया? ठीक है, तो ये थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ते थे। सेकेंड हम पढ़ते थे इक्विलिब्रियम। उसमें क्या पढ़ते थे, वो क्या बताता था? अगर एक लाइन में पूछूं तो उस चैप्टर का समरी क्या, जैसे इसका समरी ये हो गया, है ना, वैसे इसका क्या समरी होगा? वो तो लॉ हो गया, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। वो नहीं पूछ रहा मैं, एक पॉइंट पे रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन ही इक्विलिब्रियम में पहुंचता है। ऐसा नहीं बोलना जो कि आप बोल रहे हो, है ना। एक रिवर्सिबल रिएक्शन ही इक्विलिब्रियम में पहुंचता है। एक इरिवर्सिबल रिएक्शन तो कंप्लीट होगा पूरा, मतलब उसके सारे रिएक्टेंट खत्म होंगे, बट एक रिवर्सिबल रिएक्शन कभी भी खत्म नहीं होता, वो इक्विलिब्रियम अटेन करता है। ठीक है, बट ये भी इसका पॉइंट नहीं है। इसका मेन पॉइंट क्या है, हम इक्विलिब्रियम में ये पढ़ते थे कि एक रिएक्शन कब तक चलेगा, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, कहां और प्रोडक्ट बनने बंद हो जाएंगे, यानी कि प्रोडक्ट की क्वांटिटी और नहीं बढ़ेगी और रिएक्टेंट की क्वांटिटी और कम नहीं होगी। हम यही पढ़ते थे ना। अगर आप एक जनरल सा रिएक्शन लो, रिएक्टेंट गिव प्रोडक्ट्स, तो समय के साथ रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन कम होगा, राइट? होगा ना। आपका रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है तो रिएक्टेंट कम होंगे कि नहीं होंगे, कि बढ़ेंगे? और जब रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्टेंट विल रिएक्ट एंड विल गिव प्रोडक्ट, राइट? तो समय के साथ रिएक्टेंट्स कम होते चलेंगे और प्रोडक्ट बढ़ते चलेंगे, मतलब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होगा। एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आएगा जिसको अपन इक्विलिब्रियम बोलते हैं, जहां पे प्रोडक्ट और ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, रिएक्टेंट और ज्यादा कम नहीं होगा। यही है उसका एक्सटेंट, एक लिमिट, यहीं तक रिएक्शन चलेगा। इसके बाद रिएक्शन चल तो रहा है बट हमें ऐसा लगेगा नहीं कि वो चल रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट और नहीं बनेंगे। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कांस्टेंट, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कांस्टेंट, बट अभी भी रिएक्शन चल रहा है, क्योंकि अपन बोलते हैं ना इक्विलिब्रियम इज अ डायनामिक प्रोसेस। इक्विलिब्रियम का मतलब ये नहीं कि रिएक्शन आके रुक गया है, रिएक्टेंट्स आर रिएक्टिंग टू गिव प्रोडक्ट, बट उतने ही टाइम पे प्रोडक्ट्स आर अगेन रिएक्टिंग टू गिव रिएक्टेंट। तो अल्टीमेटली ना प्रोडक्ट बढ़ता हुआ दिखेगा ना रिएक्टेंट कम होता हुआ दिखेगा। हाँ, पर जब आपने रिएक्शन स्टार्ट किया था तब प्रोडक्ट पूरे थे, सॉरी रिएक्टेंट्स पूरे फुल क्वांटिटी में थे। धीरे धीरे रिएक्टेंट्स कम होने लगे, प्रोडक्ट धीरे धीरे बनने लगा, और एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आएगा जहां पे रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा और उसके बाद प्रोडक्ट और नहीं बढ़ेगा, रिएक्टेंट और कम नहीं होगा। बट अभी भी रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, बट उतनी देर में प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट बना रहे हैं, रिवर्सिबल।
समझ में आ रहा है? तो इक्विलिब्रियम हमें क्या बता रहा था? द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। अगर कोई एक लाइन में पूछे तो इट वाज टेलिंग अबाउट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन कब तक चल के इक्विलिब्रियम अटेन करेगा। हम इसमें फिर ली चैटलियर भी पढ़ते थे ना, कि अगर आप कोई फैक्टर डिस्टर्ब कर दोगे तो उससे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। टू गेन बैक द इक्विलिब्रियम, रिएक्शन फॉरवर्ड या रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा और इक्विलिब्रियम फिर से रीस्टैब्लिश होगा। याद है ये चीज, ली चैटलियर प्रिंसिपल? नाम तो सुना सुना लग रहा है। हम अभी बीच में देखे भी थे ली चैटलियर प्रिंसिपल सॉल्यूशंस में। सॉल्यूशंस में ली चैटलियर प्रिंसिपल हम फिर देखे थे जब टेम्परेचर के बारे में स्टडी कर रहे थे कि हाउ विल टेम्परेचर अफेक्ट द सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड। वहां अपन ली चैटलियर प्रिंसिपल देखे। समझ में आ रहा है? तो ये दो जो हम पढ़ चुके हैं ना क्लास 11th में, ये एक रिएक्शन का फिजिबिलिटी बताता था थर्मोडायनेमिक्स, और दूसरा रिएक्शन का एक्सटेंट बताता था कि रिएक्शन कब तक चलेगा। ठीक है, दोनों से ही हमें रिएक्शन की स्पीड का पता नहीं चलता था कि कितने देर में रिएक्शन खत्म हो जाएगा या कितना टाइम लगेगा रिएक्शन को खत्म होने में। एक्सटेंट तो ये तो रीच हो गया ना, तब तक कितना रिएक्टेंट चलेगा, कितना प्रोडक्ट बनेगा, ये तो रीच हो गया और ये उसका फिजिबिलिटी हो गया। बट केमिकल काइनेटिक्स हमें बताता है कि एक रिएक्शन का स्पीड क्या है। यहाँ हम रिएक्शन का स्पीड वर्ड ना यूज करके हम वर्ड यूज करते हैं रेट। स्पीड तो हम कार की निकालते हैं ना, राइट? जो स्पीड टर्म है वो आप फिजिक्स में यूज करते हो इन योर मैकेनिक्स, तो वो कार की स्पीड होती है। हम रिएक्शन की स्पीड ना बोल के रिएक्शन के क्या वर्ड यूज करेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द रेट ऑफ रिएक्शन। नॉट जस्ट विद द रेट, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट को कम ज्यादा कर सकते हैं। जैसे कैटलिस्ट, ये क्या करेगा? रेट को बढ़ाएगा। कैटलिस्ट का काम यही होता है ना। कैटलिस्ट क्या होते हैं? दे आर द केमिकल सब्सटेंस व्हिच ऑल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन। आई शुड से ऑल्टर के कुछ कैटलिस्ट नेगेटिव कैटलिस्ट भी होते हैं। आप चाहोगे कुछ रिएक्शन को धीरे करवाना है तो आप ऐसे कैटलिस्ट भी यूज कर सकते हो। जनरल केस में तो हम हर रिएक्शन को फास्टर ही करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो कैटलिस्ट आर द केमिकल सब्सटेंस which alters the rate of reaction, यानी कि speed of reaction, without actually taking part in it. Am I clear? तो कैटलिस्ट एक फैक्टर है जो रिएक्शन के रेट को कम ज्यादा कर सकता है। टेम्परेचर कैन बी ए फैक्टर, नहीं है ना? टेम्परेचर से आपका रिएक्शन का स्पीड बढ़ेगा क्योंकि मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, तो वो जल्दी एक दूसरे से कोलाइड करेंगे और रिएक्शन करेंगे। एक्चुअली दिस रिएक्शन इज बेस्ड ऑन कोलिजन थ्योरी। अगर आपके दो एलिमेंट्स के एटम आपस में कोलाइड नहीं करेंगे तो वो मॉलिक्यूल नहीं बना पाएंगे। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? H2 एंड O2 हमने लिया, पानी बनाना चाह रहे हैं, तो जब तक H2 और O2 के मॉलिक्यूल्स आपस में ब्रेक नहीं होंगे और फिर वो आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे के साथ। आपस में ब्रेक होने का मतलब H2 की एक बॉन्ड है ना, H बॉन्ड H, ये ब्रेक होनी चाहिए ना पहले। वैसे ही O2 की भी एक बॉन्ड है, O डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड होती है ना ऑक्सीजन के बीच में, क्लियर? राइट, हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है बट ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? ब्रेकिंग ऑफ ओल्डर बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यूअर बॉन्ड्स। समझ रहे हैं? तो ये दोनों पहले टूटेंगे और फिर जाके ये बॉन्डिंग होगी H2। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो कोई भी रिएक्शन में ऐसा ही प्रोसीड होगा रिएक्शन। ठीक है, तो रेट बढ़ाना है या रेट कम करना है, उस पर कौन कौन से फैक्टर्स डिपेंड करेंगे, ये भी हम काइनेटिक्स में पढ़ेंगे। एंड तीसरी चीज हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। मैकेनिज्म मतलब कोई भी रिएक्शन एक स्टेप पे नहीं होता, कुछ हो जाते हैं बट देयर आर सम रिएक्शन जो मल्टीपल स्टेप्स में होते हैं। फिर हम ओवरऑल रिएक्शन लिखते हैं। जैसे अभी अपन रेडॉक्स में पढ़ रहे थे ना, हम कैथोड का अलग रिएक्शन लिखते थे, एनोड का अलग रिएक्शन लिखते थे, देन वी यूज्ड टू राइट ओवरऑल रिएक्शन जहां हम दोनों को ऐड करते थे। ठीक है, ये तो दोनों अलग अलग पार्ट में रिएक्शन हो गए, बट मैकेनिज्म कहने का मतलब क्या है कि अगर एक रिएक्शन हो रहा है, फॉर एग्जांपल A प्लस B गिव्स C, ये एक फाइनल रिएक्शन। अब रिएक्शन होते समय बीच में क्या हो रहा है हमें नहीं पता। ठीक है, जरूरी नहीं कि A और B मिलकर डायरेक्टली C बना देंगे। ऐसा भी हो सकता है कि A और B मिलके पहले, या ऐसा कुछ ले लेते हैं A प्लस 2B गिव्स C, तो पहले A का एक मॉलिक्यूल B के साथ रिएक्ट करके D बनाया, फिर D बचे हुए एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके
सी बना। समझ रहे हैं जो लिखा है मैंने? हाँ, ये एबीसीडी आर हाइपोथेटिकल एलिमेंट्स, ठीक है, ऐसा ऐसे कोई नाम के एलिमेंट्स नहीं होते हैं ना। तो ए और बी रिएक्ट करके पहले डी बनाए, डी मिलके बचे हुए बी के साथ सी बना दिया। अगर आप ओवरऑल रिएक्शन लिखोगे, दोनों को ऐड करोगे तो आपको वही मिलेगा, डी डी कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस 2b गिव्स सी। रिएक्शन वही है जो ऊपर अपन ने ओवरऑल लिखा है, बट इट हैज टेकन प्लेस इन 2 स्टेप्स। आपको याद है अपन पढ़े थे हेलो एल्केन्स में, SN1 SN2, यू रिमेंबर? एक सिंगल स्टेप में हो रहा था रिएक्शन और एक 2 स्टेप में हो रहा था रिएक्शन। फर्स्ट स्टेप में योर टर्शियरी हेलो एल्केन वाज ब्रेकिंग इनटू कैटायन एंड हालाइड आयन, फिर उस कैटायन में अगले स्टेप में अटैक हो रहा था, याद है ना? है ना? तो वो SN1 में था, SN1 में तो था ना, एक ही मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड कर रहा है रिएक्शन आपका, ठीक है। तो वहां पे 2 स्टेप में रिएक्शन है, तो और बीच में क्या बनता है, एक आपका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। यहाँ पे डी क्या है, एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जिसका फाइनल रिएक्शन में कोई पार्ट नहीं दिखेगा, उससे ही इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बोलते हैं। है ना क्लियर? समझ में आ रहा है? मतलब ये आया बीच में, कुछ समय के लिए रहा, बट वापस से रिएक्ट करके एक फाइनल प्रोडक्ट बना के वो डिसअपियर हो गया। तो उस टाइप के प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। वो बीच में आया, उसने रिएक्शन को आगे बढ़ाने में हेल्प करी, फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंचाया रिएक्शन को, और वो फिर रिएक्ट होकर खत्म हो गया। ठीक है, मतलब ऐसा लगेगा जैसे वो कभी था ही नहीं, बट वो था बीच के स्टेप में। तो इसको कहते हैं मैकेनिज्म। ठीक है, तो मैकेनिज्म में भी ऐसा नहीं कि हम रिएक्शन का रेट दोनों से निकालेंगे, इसमें एक रिएक्शन फास्टर हो सकता है, एक रिएक्शन स्लोअर हो सकता है, दोनों सेम स्पीड में तो नहीं चलेंगे। इसका कारण क्या है? ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि अपन हर रिएक्शन सेम स्पीड में चलेगा, क्योंकि हर में एटम जो ब्रेक हो रहे हैं उनका एनर्जी अलग अलग है ना, बॉन्ड एनर्जी। क्या H और H का बॉन्ड एंथैल्पी और O का बॉन्ड एंथैल्पी सेम होगा क्या? क्या जितना टाइम H और H तोड़ने में लगाएंगे, क्या उतना ही सेम टाइम O और O भी टूटने में लगाएंगे? नहीं। ये एक स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, ये एक वीकर बॉन्ड है, तो अगर आप दोनों को सेम फोर्स लगाओगे, दोनों में सेम एनर्जी दोगे, तो इट विल टेक मोर टाइम टू ब्रेक। है ना क्लियर? इसलिए किसी भी 2 रिएक्शन का रेट बराबर नहीं हो सकता। उसका कारण है कि हर एलिमेंट का बॉन्ड एंथैल्पी सबका अलग अलग होता है। बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है? इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। आपको तोड़ना पड़ेगा ना इस बॉन्ड को, यू हैव टू अप्लाई सम एनर्जी। बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी रिलीज होती है जब बॉन्ड बनती है। जब ये H और ये H जब आके मिले होंगे ना, तब बहुत सारी एनर्जी रिलीज हुई होगी, पर जब इनको तोड़ना है तो बहुत सारी एनर्जी देनी पड़ेगी। एम आई क्लियर? समझ में आ रहा है? तो इसलिए किसी भी रिएक्शन का रेट सेम नहीं होता, क्योंकि उनमें रिएक्शन में जो एलिमेंट्स इन्वॉल्व है, दे आर डिफरेंट, they are having different bond enthalpies, they will take different time to make and break the bond. उनको पिछली बॉन्ड तोड़ने में और नई बॉन्ड बनाने में अलग अलग टाइम लगेगा, इसलिए किसी भी 2 रिएक्शन का रेट सेम नहीं होता। Am I clear? ठीक है, तो 3 चीजों के बारे में बात करने वाले हैं हम, रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, एंड थर्ड मैकेनिज्म। ठीक है, और जब भी कोई रिएक्शन 2 या 2 से ज्यादा स्टेप में होता है, तो रिएक्शन की स्पीड स्लोएस्ट स्टेप से निकाली जाती है, जो सबसे स्लो है, क्योंकि वो जब तक नहीं होगा, जब तक फास्ट स्टेप चालू नहीं हो पाएगा। मान लीजिए फर्स्ट स्टेप स्लो है, सेकेंड स्टेप फास्ट है, तो सेकेंड स्टेप तो तभी होगा ना जब फर्स्ट होगा, तो सेकेंड रुक क्या रहेगा, क्योंकि इंटरमीडिएट तो बना ही नहीं है। ये सेकेंड तो तभी हो पाएगा ना जब डी बनेगा, और मान लो ये वाला डी वाला रिएक्शन है थोड़ा स्लो रिएक्शन, तो जब तक डी नहीं बनेगा आगे रिएक्शन प्रोसीड नहीं कर पाएगा। और हो सकता है ये बहुत फास्ट रिएक्शन, तो हम जब रिएक्शन की स्पीड निकालेंगे ना, तो स्लो रिएक्शन के अकॉर्डिंग निकालेंगे। हमें क्लियर? समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, जैसे एक साइकिल की फैक्ट्री है, तो वहां पे जो सेक्शन स्लो काम कर रहा होगा उसके हिसाब से ही साइकिल का मैन्युफैक्चरिंग होगा। मान लीजिए टायर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो बहुत धीरे काम कर रही है, एक दिन में उन्होंने मात्र 100 टायर बनाए, जबकि बाकी सारी यूनिट में 100 हैंडल, 100 पैडल, बाकी सारा चीज 100 के हिसाब से रेडी है, बट टायर सिर्फ 100 ही रेडी है, मतलब 50 साइकिल के हिसाब से। एक साइकिल में 2 टायर लगेगा ना, नहीं? तो उनके कारण पूरे ओवरऑल रिएक्शन की स्पीड स्लो हो गई। उस दिन 100 साइकिल बन सकती थी अगर उस टायर वाली यूनिट ने 200 टायर बनाए होते, पर क्योंकि वो स्लो स्टेप था, तो साइकिल कितनी बनी? 50। उसके हिसाब से काम हुआ।
समझ में आ रहा है? तो द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज द स्लोएस्ट स्टेप. स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. हम किसी भी रिएक्शन का रेट उसके स्लो स्टेप की हेल्प से ही निकालते हैं. क्योंकि फास्ट स्टेप तो बहुत जल्दी हो जाता है चुटकी में, आप उसका बॉदर भी नहीं करोगे उसका टाइम देखने का. क्योंकि तीन टाइप के रिएक्शन होते हैं, एक वेरी फास्ट रिएक्शन, एक वेरी स्लो रिएक्शन और एक मॉडरेट स्पीड वाला. वेरी फास्ट आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, आप छोड़ दोगे, ठीक है, जल्दी तो हो रहा है, क्या करना कैलकुलेट करके. समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? तो वेरी फास्ट रिएक्शन का रेट हम नहीं निकालेंगे, हम उसके बारे में नहीं सोचेंगे. और वेरी स्लो को भी नहीं देखेंगे. कब तक बैठे होगे? एक महीने बैठे होगे रिएक्शन को देखने के लिए कि कब तक हो रहा है. समझ में आ रहा है? जैसे रस्टिंग इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, है ना, इट टेक्स टाइम. तो आप एक आदमी को बैठा दो तो यहाँ देखते रहना किसका रेस्टिंग कितने देर में होगा, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, राइट? तो हम ऐसे रिएक्शंस का रेट नहीं निकालेंगे जो बहुत कम है या बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, वेरी फास्ट या वेरी स्लो. विल टॉक अबाउट मॉडरेट रिएक्शंस जिनकी स्पीड कुछ मिनट्स में है या कुछ सेकंड्स में है या कुछ आवर में. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इसलिए तीन टाइप के रिएक्शन होते हैं बेस्ड ऑन द स्पीड. वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन एंड मॉडरेट रिएक्शन. क्लियर है? तो केमिकल काइनेटिक्स ब्रांच के बारे में समझ में आ गया क्या है ये. तो इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन. क्लियर है? एंड डाल लो, डेफिनेशन लिखते हैं केमिकल काइनेटिक्स की. वंशिका, सानिया, माही, क्लियर है? यस सर. डेफिनेशन लिखेंगे केमिकल काइनेटिक्स, एंड डाल लेना. द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, the branch of chemistry which deals with the rate of reaction, which deals with the rate of reaction. रेट अभी नहीं समझ में आया तो ब्रैकेट में स्पीड भी लिख सकते हो आप, ठीक है. which deals with the rate या speed of a reaction, comma, the factors affecting the rate, the factors affecting the rate. अफेक्टिंग द रेट मतलब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट को कम ज्यादा कर सकते हैं. मैंने दो एग्जांपल बताया आपको, कैटलिस्ट, टेम्परेचर. गैस के केस में आप प्रेशर भी बोल सकते हैं क्योंकि गैस कंप्रेसिबल होती है ना. आप ज्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे तो रिएक्शन फास्टर हो सकता है गैस में. सॉलिड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा गैस का, सॉरी प्रेशर का, बिकॉज सॉलिड्स आर प्रैक्टिकली इनकम्प्रेसिबल. एम आई क्लियर? तो प्रेशर कैन ऑल्सो बी अ फैक्टर, ठीक है. एक और फैक्टर हो सकता है कंसंट्रेशन. आप जितना ज्यादा कंसंट्रेशन लोगे ना रिएक्शन उतना ज्यादा फास्टर होगा. क्यों? जल्दी जल्दी रिएक्टेंट एक दूसरे को ढूंढ पाएंगे ना. समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब आपने एक रिएक्टेंट ए लिया, दूसरा बी लिया, आपने बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लिया तो ए और बी जल्दी एक दूसरे को ढूंढ पाएंगे, कोलाइड हो पाएंगे. रिएक्शन तभी होगा जब ए बी के साथ कोलाइड करेगा, ना कि जब ए के साथ कोलाइड करेगा. जब ए बी के साथ कोलाइड करेगा तब तो प्रोडक्ट बनेगा ना, ए बी या जो भी सी. ठीक है, तो कंसंट्रेशन भी एक फैक्टर होता है जहां पे रिएक्शन का स्पीड फास्ट कर सकते हैं अपन कंसंट्रेशन बढ़ा. है क्लियर? तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन एंड द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, एंड द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन. ओके, रिपीट करा डेफिनेशन. द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द रेट ऑफ रिएक्शन, द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन and the mechanism of the reaction is called chemical kinetics. Is called chemical kinetics. Is called chemical kinetics. Kinetic का मतलब ही होता है ना मूविंग, है ना. kinetic जो वर्ड है वो क्या होता है? मूविंग. आप लोग पढ़ेंगे kinetic energy. It is the energy possessed by a moving body, half mv square. याद है? तो यहाँ भी kinetic का मतलब वही है, मूविंग. यहाँ पे मूवमेंट का मतलब है रिएक्शन का प्रोसीड होना और प्रोडक्ट बनाना. ठीक है, तो फिजिक्स में हम कार की स्पीड निकालते थे कि वो कितना डिस्टेंस कैलकुलेट करके कितना डिस्टेंस ट्रैवल करी कितने टाइम पे, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, ये होता था स्पीड. किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड ना. तो वहां पे स्पीड होता था डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम. इधर ये साथ में समृद्धि दोनों शक्ति मार रहे हैं. ठीक है, हाँ. तो क्या बोल रहा था मैं कि कार की स्पीड निकालने के लिए हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते थे
और वो डिस्टेंस उस कार ने कितने टाइम पे कवर किया वो कैलकुलेट करते थे, दोनों को डिवाइड करते थे तो मीटर पर सेकंड निकल जाता था या किलोमीटर पर आवर, कि इस कार ने 1 सेकंड में इतना मीटर कवर किया या 1 घंटे में इतना किलोमीटर कवर किया। ठीक है, तो यहां हम किसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन देख के, कितने देर में रिएक्टेंट कितना खत्म हुआ, टाइम देखेंगे, और रिएक्टेंट्स का पहले का कंसंट्रेशन और बाद का कंसंट्रेशन देखेंगे। हमने स्टार्ट किया फॉर एग्जांपल 5 मोल पर लीटर से, जैसे एग्जांपल है, एक रिएक्टेंट मैंने दिया 5 मोल पर लीटर, है ना, और 1-2 मिनट के बाद देखा वो हो गया 2 मोल पर लीटर, मीटर पर सेकेंड आ रहा है, ठीक है, तो कितना का चेंज हुआ है, 3 का चेंज हुआ है, 5 से 2 मतलब चेंज कितना हुआ 3 का, और कितने देर में हुआ 2 मिनट में, यानी 120 सेकेंड्स में। तो आप दोनों को डिवाइड कर दो, दैट विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। समझ में आ रहा है, तो वहां स्पीड और टाइम था, यहाँ कंसंट्रेशन एंड टाइम है, क्लियर। तो यूनिट क्या होना चाहिए, मोल पर लीटर, तो कंसंट्रेशन का यूनिट है, और नीचे हम टाइम दिए हैं तो मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड विल बी द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। एम आई क्लियर, समझ रहे हैं, पर सेकेंड तो आएगा ही, हम किसी की भी स्पीड टाइम के रिस्पेक्ट में ही निकालते कि उसने कितने देर में कितना डिस्टेंस कवर किया, या कितने देर में कितना रिएक्टेंट खत्म हुआ, या कितने देर में कितना प्रोडक्ट बना, हम दोनों के रेस्पेक्ट में स्पीड कैलकुलेशन कर सकते हैं रिएक्शन की, नॉट जस्ट कि सिर्फ रिएक्टेंट के टर्म्स में हम स्पीड कैलकुलेट करेंगे, वी कैन आल्सो कैलकुलेट द स्पीड ऑफ रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट, कि कितने देर में प्रोडक्ट बना, पहले प्रोडक्ट 0 था, 120 सेकंड के बाद प्रोडक्ट कितना हो गया, तो चेंज इन द कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन, क्लियर है। चलो सब लिखिए डेफिनेशन केमिकल काइनेटिक्स की, नेक्स्ट लाइन डालना, हेडिंग नहीं मतलब नीचे लिखो नेक्स्ट पॉइंट में, केमिकल रिएक्शंस are of 3 types, chemical reactions are of 3 types on the basis of rate of reaction, on the basis of rate of reaction, on the basis of rate of reaction। केमिकल रिएक्शन 5 टाइप के होते हैं, ये तो अपन 10th में पढ़ते थे ना, बट वो क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ कि वो क्या कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड रेडॉक्स, ये भी तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन ही है ना, बट ये उनकी एक्टिविटी बता रहे कि एक्चुअली वो रिएक्शन कर क्या रहा है। बट ये जो डिवीजन है ना, ये किसके बेसिस में है, उनकी स्पीड के बेसिस में, रेट के बेसिस में, है ना, क्लियर, ठीक है, वही वेरी फास्ट, वेरी स्लो एंड मॉडरेट, ठीक है। तो फर्स्ट लिखना फास्ट स्लैश डाल के इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, फास्ट एक स्लैश लगाना ऑब्लिक, इंस्टेंटेनियस, विद इन सम इंस्टेंट वो रिएक्शन हो जाएगा, वी वोंट बॉदर कि उसका स्पीड कैलकुलेट भी करे, ठीक है, फास्ट ऑब्लिक इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस, आइकन डाल के लिखो, केमिकल रिएक्शन व्हिच कंप्लीट्स इन, chemical reactions which completes in, chemical reactions which completes in less than 1 picosecond, less than 1 picosecond, pico बोले तो 12, ठीक है, वो फेम्टो होता है, वो 9 होता है, ठीक है, ओके, क्या लिखिए, 1 is less than 1 picosecond, ps small p small s, ब्रैकेट में 10 to the power minus 12 सेकंड भी लिखते हैं ना, याद रहेगा, 10 to the power minus 12 सेकंड पिकोसेकंड का, ठीक है, which completes in less than 1 picosecond time is known as fast reaction, is known as fast reaction, is known as fast reaction। तो अच्छा राइटिंग से भी क्या होता है, कंटेंट भी तो होना चाहिए। Is known as fast reaction, ठीक है, full stop। It is practically impossible to measure, it is practically impossible to measure, it
is practically impossible to measure the speed of such reactions. The speed of such reactions. The speed of such reactions. ठीक है, एग्जाम्पल लिखो कुछ. एग्जाम्पल, आयनिक रिएक्शंस. आयनिक रिएक्शंस. आयनिक रिएक्शंस. आयनिक रिएक्शन जैसे वो जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस होते हैं ना, जैसे अगर आप AgNO3 को ऐड कर दो NaCl में. एग्जाम्पल, जैसे अपन पढ़ते हैं ना AgCl का प्रेसिपिटेट बन रहा है, अपन कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री में पढ़े थे कि AgNO3 को अपन ने ले लिया और साथ में NaCl ले लिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा. Ag will react with Cl and will form AgCl, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा इसका, और NaNO3 आपका क्लियर सॉल्यूशन होगा, नीचे व्हाइट प्रेसिपिटेट जमा होगा. तो ये रिएक्शन बहुत फास्ट होगा. यू जस्ट हैव टू ऐड, एक बार जैसे ही आपने ऐड किया तुरंत प्रेसिपिटेट बनेगा AgCl को. समझ में आ रहा है? तो ये एक एग्जांपल हुआ आयनिक रिएक्शन का. ठीक है, चलो एक और एग्जांपल लिखना, ऑर्गेनिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. ऑर्गेनिक substitution reactions. Organic substitution reactions. Organic substitution reactions. Alkanes देते हैं ना substitution reactions, याद है? Alkane, alkenes, alkynes पढ़ते हैं ना अपन, तो उसमें saturated वाले जो होते हैं alkanes, they show substitution reaction, whereas alkenes and alkynes show addition reaction. ठीक है, चलो सेकेंड टाइप का रिएक्शन लिखना, स्लो रिएक्शंस. स्लो रिएक्शंस. सेकेंड स्लो रिएक्शन, ये हो गया फास्ट या इंस्टेंटेनियस, जिसकी रेट कैलकुलेट करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है बिकॉज इट टेक्स लेस देन 1 पिकोसेकंड टाइम. ठीक है, चलो स्लो रिएक्शंस, इसमें लिखना केमिकल रिएक्शन व्हिच कंप्लीट्स इन अ लॉन्ग टाइम. केमिकल रिएक्शंस which completes in a long time from some hours to some years. From some hours to some years are called slow reactions. Are called slow reactions. Are called slow reactions. एग्जाम्पल लिख लो इसमें. एक तो अपन डिस्कस किए थे ना अभी, रस्टिंग ऑफ आयरन. लिख लो एक एग्जाम्पल, रस्टिंग ऑफ आयरन. तो मतलब आपका रस्ट फॉर्म हो गया है, मतलब यू कैन सी दैट रेडिश ब्राउन. नहीं, एक अगर लेयर में भी बनना चालू कर तो आप बोल सकते हैं कि रस्टिंग स्टार्ट हो चुकी है. ठीक है, चलो अगला थर्ड टाइप का, मॉडरेटली स्लो रिएक्शन. मॉडरेटली स्लो रिएक्शन. मॉडरेटली स्लो रिएक्शन. ये दोनों के बीच में होंगे, ना एकदम फास्ट ना एकदम स्लो. ठीक है, हाइफन डाल के लिखना, केमिकल रिएक्शंस व्हिच आर इंटरमीडिएट. केमिकल रिएक्शंस व्हिच आर इंटरमीडिएट between slow and fast reactions. Chemical reactions which are intermediate between slow and fast reactions are called moderately slow reactions. Are called moderately slow reactions. Are called moderately slow reactions. Yeah? Chemical reactions which are intermediate between slow and fast are called moderately slow reactions. ठीक है, चलो एक नोट करके लिखना, नोट. वही कि हर रिएक्शन का रेट अलग अलग होता है, तो क्यों होता है उसको भी लिख लेते हैं. वही बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड मेकिंग, अलग अलग टाइम लगता है सबकी बॉन्ड टूटने में और बनने में. ठीक है, हमारे साथ भी ऐसा था ना, किसी से दोस्ती बहुत जल्दी हो जाती है ना,
इससे बहुत टाइम लगता है दोस्ती बनने में, हो सकता है उसका नेचर वैसा नहीं होगा, एक बहुत फ्रेंडली नेचर का, उससे आज आते साथ दोस्ती हो गई, समझ रहे, कल से बाहर घूम रहे दोनों, परसों की टूट गई। ठीक है चलो, फर्स्ट पॉइंट लिखना, अच्छा नोट में हाइफन डाल के लिखना, रीजन फॉर डिफरेंस इन रेट्स, रीजन फॉर difference in rates, reason for difference in rates। ठीक है, फिर फर्स्ट पॉइंट लिखना, reaction involves reaction involves reaction involves breaking and making of bonds, reaction involves making या breaking and making of bonds, ब्रेकिंग पहले लिखना, पहले टूटेगी फिर तो बनेगी, ठीक है, रिएक्शन इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है, सिंस डिफरेंट बॉन्ड्स रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, सिंस डिफरेंट बॉन्ड्स रिक्वायर different amounts of energy, since different bonds require different amounts of energy, comma, rates of different reactions are different, rates of comma डाल के, the rates of different reactions are different, reactions involves breaking and making of bonds, since different bonds require different amounts of energy, the rates of different reactions are different, ठीक है, एक रीजन और लिखना है इसका, एक रीजन और लिखो, सेकंड पॉइंट डाल के नोट करेंगे। Another reason for the difference in rates is, another reason for the difference in rates is requirement of activation energy, requirement of activation energy, requirement of activation energy, requirement of activation energy। ये एक ऐसी एनर्जी है, मतलब आपके दो एलिमेंट्स कोलाइड करते हैं, तो ऐसा नहीं कि अगर वो आके एक दूसरे को टच भी कर दिए तो आपका कंपाउंड बन जाएगा, ऐसा नहीं है, उनकी उस कोलिशन की इंटेंसिटी उतनी होनी चाहिए कि वो प्रोडक्ट बना सके, और वो तभी होगा जब वो एक एनर्जी को क्रॉस करते हैं, उस एनर्जी को हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। ये एनर्जी को हम कम कर सकते हैं कैटलिस्ट यूज करके, तो आप ऐसे समझो, अगर मैं ग्राफिकली समझाऊं इस चीज को ना, तो आप ऐसे समझिए कि रिएक्टेंट का एनर्जी यहाँ है, ये रिएक्टेंट का एनर्जी मान लीजिए, और ये आपका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का एनर्जी ये होगा फॉर एग्जांपल, तो यहां तक पहुंचने के लिए ना ये आपको एक बैरियर क्रॉस करना है, इसी को हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं, ठीक है, तो जब तक आपके रिएक्टेंट्स इस एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस नहीं करेंगे, दे वोंट बी एबल टू फॉर्म प्रोडक्ट, ठीक है। अब कैटलिस्ट क्या करता है ना, एक अल्टरनेट पाथवे बना देता है उसके लिए, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। उसके पास अलग अलग थ्योरीज हैं, एब्जॉर्प्शन करा के वो रिएक्टेंट्स को पहले से ही पास में ले आता है ताकि रिएक्शन जल्दी हो जाए ना, एब्जॉर्प्शन थ्योरी। अब आप लोग का सरफेस केमिस्ट्री हट गया है, वरना आप एक पढ़ते हैं फिनोमिना व्हिच इज नोन एज एब्जॉर्प्शन, नॉट एब्जॉर्प्शन। आप कब पढ़े? नहीं, सीबीएसई वाले नहीं पढ़े, सरफेस केमिस्ट्री हट गया, मैं एक बार और चेक करूंगा, हट गया है, तभी तो बोलूंगा ये आखिरी चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ एब्जॉर्प्शन होता क्या है, वो सरफेस में बस स्टिक होगा। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, चीजें अंदर चली जाएंगी, जैसे एक रुई है ना, रुई एब्जॉर्प्शन दोनों शो करती है। आप एक रुई को इंक में डुबाओ, वो बाहर से भी ब्लू होगी और अंदर भी उसका हर कण कण ब्लू हो जाएगा, समझ रहे, मतलब वो ब्लू इंक अंदर भी गई है, बाहर तो है ही, अंदर भी गई है, तो अंदर जाने को एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। पर अगर सिर्फ सरफेस में है ना तो उसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, डी की जगह डी आता है, एब्जॉर्प्शन। तो कैटलिस्ट एक्चुअली यही करता है, कैटलिस्ट खुद रिएक्ट क्यों नहीं करता, क्योंकि वो एक सरफेस प्रोवाइड करता है बस, ये कैटलिस्ट है मान लो, तो उसने दोनों रिएक्टेंट ए और बी को अपनी तरफ खींचा, दोनों पास आ गए, अब वो रिएक्ट कर गए। मेन यही है कि वो जल्दी एक दूसरे के पास आने चाहिए। अभी तो मैंने बोला ना कि रिएक्टेंट जितने ज्यादा होंगे उतना रिएक्शन का रेट फास्टर होगा,
जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगा ना, ऐसा नहीं कि रेट कांस्टेंट रहता है। आपकी गाड़ी की स्पीड कांस्टेंट रहती है क्या? नहीं ना, ट्रैफिक में धीरे चलेगी, हाईवे में तेज चलेगी, समझ रहे हैं? मतलब गाड़ी की स्पीड भी कांस्टेंट नहीं हो सकती, तो रेट भी कांस्टेंट नहीं होता रिएक्शन का। जब आपने स्टार्ट किया था रिएक्शन, तब रिएक्टेंट्स भर भर के थे, तो फास्टर हो रहा था रिएक्शन। जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है, रिएक्टेंट्स कम हो रहे हैं, प्रोडक्ट बढ़ रहे हैं, राइट? तो अब रिएक्शन की स्पीड भी कम होने लगी। है मैं क्लियर? समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि अब ए और बी को ढूंढने में मुश्किल होगी ना। पहले तो बहुत सारे एक्सेस में तो जल्दी जल्दी मिल रहे थे, जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगा, रिएक्टेंट्स कम होंगे, तो उनको एक दूसरे को खोजना मुश्किल हो जाएगा, तो इट विल टेक मोर टाइम, मतलब रिएक्शन का स्पीड कम होते जा रहा है। Am I clear? तो मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आधा रिएक्शन 1 घंटे में हुआ है तो पूरा रिएक्शन 2 घंटे में हो जाएगा, ऐसा नहीं बोल सकते अपन। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर मैंने आधा रास्ता 1 घंटे में पार कर लिया, तो बचा हुआ आधा रास्ता ही मैं 1 घंटे में पार लूंगा, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है पहला आधा रास्ता हाईवे था, पर अगला आधा रास्ता पूरा सिटी है, तो हमें वहां टाइम लगेगा। रोड अच्छी नहीं है, टाइम लगेगा। यहाँ रोड अच्छी थी, मक्खन थी, टाइम कम लगा। वैसे ही रिएक्टेंट शुरू में ज्यादा थे, रिएक्शन फास्टर हुआ, जैसे रिएक्टेंट्स कम होने लगे, रिएक्शन की स्पीड स्लो हो गई। यू कैन नॉट, यूनिटरी मेथड यहाँ नहीं लगा सकते, समझ रहे हैं? कि 1 मिनट में इतना रिएक्टेंट खत्म हुआ तो 5 मिनट में इतना हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। है क्लियर? तो ये दोनों पॉइंट्स हमने लिखे कि क्यों हर रिएक्शन का रेट अलग अलग होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हैंड डालना, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे कैसे? रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन हेडिंग डालेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। क्योंकि अपन को 3 चीजें पढ़नी है चैप्टर में, कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन एंड व्हाट इज द मैकेनिज्म, तभी ये चैप्टर कंप्लीट होगा। डेफिनेशन में लिखे ना जो 3 पॉइंट्स, वही हमें 3 पॉइंट्स पढ़ने हैं चैप्टर में। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन अपन बता चुके हैं कि गाड़ी की स्पीड अपन डिस्टेंस और टाइम से कैलकुलेट करते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन हम कंसंट्रेशन और टाइम से कैलकुलेट करेंगे, राइट? यूनिट की भी बात कर चुके हैं अपन, मोल पर लीटर पर सेकंड, हमें क्लियर, या पर मिनट अगर आपका टाइम मिनट में दिया हुआ है तो। ठीक है, चलो लिखो उसमें, इसका डेफिनेशन लिखना। रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज द चेंज इन द कंसंट्रेशन, rate of a chemical reaction is the change in the concentration, rate of a chemical reaction is the change in the concentration rate of a chemical reaction is the change in the concentration of any one of the reactants, of any one of the reactants or products, or products। मतलब अगर एक रिएक्शन ऐसा है A प्लस बी गिव्स C प्लस डी, इस टाइप की रिएक्शन अपन इक्विलिब्रियम में भी पढ़ते थे ना, हाइपोथेटिकल रिएक्शन A प्लस बी गिव्स C प्लस डी। वहां पे अपन पर रिवर्सिबल वाला रिएक्शन का एरो बनाते थे, डबल साइडेड वाला एरो, बट यहाँ पे अपन सिंगल वाला बनाते हैं। ठीक है, ओके, तो ए बी आपके रिएक्टेंट्स है, सी डी आपका प्रोडक्ट है, तो आप इन चारों में से किसी के भी टर्म्स में रिएक्शन की स्पीड बता सकते हो। हमें क्लियर? ठीक है, इसलिए लिखे अपन कि एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, क्लियर है? पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, यहां आपका डेफिनेशन कंप्लीट हो, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो यूनिट क्या हो जाएगा, लिखो नेक्स्ट लाइन में, इट इज एक्सप्रेस्ड इन, इट इज एक्सप्रेस्ड इन, इट इज एक्सप्रेस्ड इन मोल पर लीटर पर सेकेंड, या इसको अपन एम एस टू दी पावर -1 भी बोल सकते हैं। मतलब तो मोलारिटी होता है ना, ठीक है, तो मोलारिटी को यूज करेंगे अपन कंसंट्रेशन के लिए, ना कि मोलारिटी या मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोलारिटी विल बी यूज एज अ कंसंट्रेशन, और ये कंसंट्रेशन को डिनोट करना आता है ना स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, अभी अपन उसमें भी पढ़े थे ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी अपन कंसंट्रेशन की बात कर रहे थे, राइट? तो स्क्वायर ब्रैकेट आ गया, मतलब वो स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ही होता है कंसंट्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर रिएक्टेंट जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज्ड है। ठीक है, मोल पर लीटर और ms टू द पावर -1 और atm पर
टाइम, एटीएम पर टाइम। क्या एटीएम? प्रेशर। मतलब अगर रिएक्शन गैसियस है ना, अगर रिएक्शन, क्या बोल रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर रिएक्शन गैसियस है तो गैसियस रिएक्शन का स्पीड हम प्रेशर से भी नाप सकते हैं। कैसे? आपने शुरू में एक कंटेनर लिया, उसमें भर दिया H2 एंड N2। उस समय जब लिए थे तब रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल ज्यादा थे, तो उनके कारण प्रेशर भी ज्यादा होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल ज्यादा है ना। अब जितना ज्यादा मॉलिक्यूल होगा उतना ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर उतना ही बढ़ा है, अगर मैं मॉलिक्यूल्स और डाल रहा हूं तो प्रेशर बढ़ेगा ना। अब गुब्बारे में हवा भरोगे तो वो और फूलेगा ना। एक टाइम ऐसा आएगा जब इतना ज्यादा प्रेशर होगा कि वो झेल नहीं पाएगा, फूट जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे और मॉलिक्यूल्स डालोगे तो प्रेशर बढ़ेगा। है क्लियर? अंदर दोनों रिएक्ट कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स कम भी हो रहे हैं, तो प्रेशर टाइम के साथ कम होगा ना। जैसे सॉल्यूशंस के केस में कंसंट्रेशन टाइम के साथ कम होगी। एक्वस सॉल्यूशंस अगर मैं ले रहा हूं, रिएक्शन करवा रहा हूं मैं एक्वस सॉल्यूशंस का, तो वहां हम मोल पर लीटर कंसंट्रेशन से बात करेंगे, राइट? तो उनकी कंसंट्रेशन टाइम के साथ कम हो रही है, इनका प्रेशर टाइम के साथ कम होगा, क्योंकि टाइम के साथ H2 और N2 यूज होते जाएंगे, उनके मॉलिक्यूल्स कम होते जाएंगे, तो उनके कारण प्रेशर भी कम होते जाएगा। हमें क्लियर, समझ में आ रहा है? तो उस केस में अपन यूनिट क्या लेंगे? एटीएम पर टाइम। पर टाइम में कुछ भी आ सकता है, पर सेकेंड, पर मिनट, पर आवर। क्लियर है? और एटीएम की जगह बार भी आ सकता है, पास्कल भी आ सकता है। वो तो क्वेश्चन पे रहेगा, जैसा भी आपको रिएक्शन में रिएक्टेंट्स का या प्रोडक्ट का प्रेशर दिया है अपन उसके टर्म्स में बात करेंगे। एम आई क्लियर? तो एटीएम की जगह बार, पास्कल, टॉर भी एक यूनिट होता है, TORR, टॉर इज ऑल्सो यूनिट ऑफ प्रेशर। तो इन तीनों चारों में से कोई भी यूनिट हो सकती है, और टाइम का भी मिनट, सेकंड, आवर्स कुछ हो सकता है। क्लियर है? ये फॉर्मूला लिख लो, इसी को, इसी चीज को फॉर्मूले के बेसिस में लिख लो। कैसे लिखेंगे? रेट ऑफ अ रिएक्शन इज इक्वल्स टू, न्यूमरेटर में क्या लेंगे? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ द प्रोडक्ट। अरे वही डिस्टेंस पर यूनिट टाइम को कैसे लिखते हो? स्पीड इज इक्वल्स टू D अपॉन T लिखते हो ना, वही चीज तो करना है। रेट ऑफ अ रिएक्शन इज इक्वल्स टू, चेंज इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक की कंसंट्रेशन बढ़ती है, दूसरे की कम होती है। किसकी बढ़ती है? प्रोडक्ट की। किसकी कम होती है? रिएक्टेंट। इससे चेंज लिख देते हैं, ठीक है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑब्लिक अपॉन टाइम टेकन। कोई जो सेंटेंस में लिखो उसको अपन ऐसे फॉर्मूले में लिख रहे हैं। जैसे वेलोसिटी और स्पीड जब पढ़ते थे वहां पे दो टाइप की स्पीड पढ़ते थे। क्या? इंस्टेंटेनियस और एक एवरेज। और इंस्टेंटेनियस स्पीड देखने के लिए अपन अपना स्पीडोमीटर देख लेते थे, और एवरेज के लिए अपन टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। अगर मैं यहाँ से एक जगह जा रहा हूँ, उसमें कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया मैंने और कितना टाइम लगा मुझे वहां पहुंचने में, तो उससे एवरेज स्पीड आएगी। बट दैट एवरेज स्पीड डजंट मीन कि आप पूरी जर्नी में उसी स्पीड से चल रहे थे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, राइट? बट वो एक जर्नी की स्पीड है। और इंस्टेंटेनियस स्पीड हमें रास्ते भर में पता चलती रहेगी, हाँ कि अभी 70 की स्पीड में चल रही है, अभी 100 की स्पीड में चल रही है, अभी 50 की स्पीड में चल रही है, बाय सीइंग द स्पीडोमीटर। वैसे ही यहाँ भी होता है एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट मतलब आप तुरंत तुरंत कैलकुलेशन करो टाइम के साथ। आप टाइम को ज्यादा गैप मत दो, आप टाइम का इंटरवल बढ़ाओगे तो वो एवरेज रेट कहलाएगा। पर इफ t टेंड्स टू 0 मतलब इंस्टेंटेनियस। समझ में आ रहा है दोनों में डिफरेंस? एक में मैं बोल रहा हूँ कि आप टाइम इंटरवल बढ़ा दो तो वो उतने टाइम इंटरवल में आपका जो रेट निकलेगा वो आपका एवरेज रेट कहलाएगा, ठीक है? पर अगर अपन t टेंड्स टू 0 करते हैं, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट का टाइम कंसंट्रेशन देखते हैं, तो आपका वो इंस्टेंटेनियस रेट कहलाएगा, जिसको अपन ग्राफिकली भी निकाल सकते हैं। ग्राफ अगर बनाओ तो कैसे बनेगा? देखो ग्राफ, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम कैसा बनेगा ग्राफ? कंसंट्रेशन अगर मैं y एक्सिस में लेता हूं और टाइम को मैं x एक्सिस में लेता हूं, तो दोनों का अलग अलग टाइप का बनेगा ना ग्राफ। अगर मैं रिएक्टेंट की बात कर रहा हूं तो रिएक्टेंट शुरू में बहुत थे तो उनका कंसंट्रेशन हाईएस्ट दे देते हैं, पर टाइम के साथ साथ उनका कंसंट्रेशन कम है। क्लियर? तो ये ग्राफ जो बना है किसका ग्राफ है? कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, बट रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है। किसका कंसंट्रेशन है? ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है। क्लियर है?
और अगर यही चीज प्रोडक्ट की बनाओगे तो इसी में बना देता हूं मैं। तो प्रोडक्ट पहले 0 था, एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0 प्रोडक्ट वाज 0 यानी 0 मोल पर लीटर, और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा प्रोडक्ट आपका बढ़ेगा। ये ग्राफ पहले ही पढ़े इक्विलिब्रियम में, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ हम इक्विलिब्रियम में भी बनाते थे और बोलते थे कि एक टाइम पे आने के बाद दोनों का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गया, सेम नहीं कांस्टेंट हो गया, तो इस टाइम को अपन क्या बोलते थे कि इस टाइम पे इक्विलिब्रियम अचीव हुआ, अटेन हुआ। समझ रहे हैं? इस टाइप का ग्राफ हम पहले भी पढ़े हैं इक्विलिब्रियम चैप्टर में, ठीक है? अरे मैं बनवा दूंगा, ठीक है? चलो नेक्स्ट लिखना, कंसिडर अ रिएक्शन, कंसिडर अ रिएक्शन, कंसिडर अ रिएक्शन R gives P, reactant gives product. Consider a reaction, एक hypothetical reaction R gives P, ठीक है? तो मान लेते हैं कि इनिशियली कंसंट्रेशन ऑफ R था R1 मोल पर लीटर और आफ्टर सम टाइम उसका कंसंट्रेशन हो गया R2। सेम प्रोडक्ट के साथ भी पहले से कंसंट्रेशन T1 था, बाद में उसका कंसंट्रेशन T2। ये है एट टाइम T1 और ये है एट टाइम, क्लियर है? तो अब अगर आप इसका रेट निकालोगे, ठीक है, रेट इज इक्वल्स टू R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस, हमेशा चेंज फाइनल माइनस इनिशियली करते हैं ना, आप एक्सेलरेशन भी निकालते हो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी करते हैं, राइट? तो हमेशा चेंज आपका फाइनल माइनस इनिशियल होगा ऐसा। और प्रोडक्ट टर्म से भी निकाल सकते हो T2 माइनस T1 अपॉन T2 माइनस T, ठीक है? एक थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मैं यहाँ पे, यहाँ मैं नेगेटिव साइन लगा रहा हूं ऊपर वाले में, तो आप इसको डेल आर बाय डेल टी भी बोल सकते हो, चेंज इन रिएक्टेंट या चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम, ऐसा लिख सकते हैं। और यहाँ मैं एक सामने नेगेटिव साइन लगा रहा हूँ, क्यों लगा रहा हूँ बताता हूँ, और इसको हम बोलेंगे डेल पी बाय, हाँ मतलब रिएक्शन का जो रेट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। पर हमें पता है कि R2 माइनस R1 एक नेगेटिव वैल्यू होगी, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू पहले था 5 मोल पर लीटर, कम होके हो गया 2 मोल पर लीटर, तो माइनस करोगे तो -3 आएगा ना, तो पहले से ही उसका आंसर माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाए, इसलिए अपन एक सामने माइनस लगा रहे हैं। प्रोडक्ट वाले में नहीं लगाया मैंने, क्योंकि प्रोडक्ट पहले से 0 था, अब बढ़ के 2 हो गया, पहले से 0 था बढ़ के 2 हो गया, तो 2 माइनस 0 करेंगे तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैन नेवर बी नेगेटिव, नेगेटिव कैसे हो सकता है किसी रेट पे? या तो रिएक्शन नहीं हो रहा होगा तो रेट 0 बोल देना, और अगर हो रहा होगा तो कुछ स्पीड से ही हो रहा होगा, है ना? तो कभी भी रेट नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इसलिए अपन यहाँ पे एक नेगेटिव साइन लगा रहे हैं, क्लियर है ना? ये नेगेटिव इसके नेगेटिव साइन को कैंसिल करने के लिए लगा है बस, ये है उसका सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव साइन क्या है वहां पे कि दैट डेल आर इज ऑलरेडी नेगेटिव, वो नेगेटिव और नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाएंगे। क्या क्या नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे? हाँ कहाँ है ध्यान? रह के भी नहीं है तो फिर क्यों आया? मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो नीचे ऐसे ऐसे घुमा रहा हूँ। देखो सीरियस हो जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आपको अभी रियलाइज नहीं होगा, बट जिस दिन रिजल्ट आएगा ना तब रियलाइज होगा कि काश मैं थोड़ा और पढ़ लिया होगा, ठीक है? तो अभी टाइम है, सीरियस हो जाओ, अभी बहुत टाइम है, अभी भी अगर अभी तक वेस्ट किए हैं टाइम या कैजुअल लिए है ना, तो अब उसको थोड़ा सा सीरियसनेस बढ़ा लो। मैं बोला तो मम्मी से बात करवा, अभी तक नहीं कर रहा है, लेकिन तेरे को पता है मैं कंप्लेन करने वाला, मैं बोला था ना आधा गलत बैठने के लिए, नहीं बोला था? तो फिर मेरी बात सुनना है नहीं सुनना? मैं जो मैं होमवर्क करके आने बोलता हूँ वो भी नहीं करता, अभी जो क्लास में बोल रहा हूँ वो ठीक से नहीं सुन रहा है, क्या है, क्या करना है? ये लास्ट वार्निंग है मेरी तरफ से, ठीक है? चलो क्लियर है नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस, कि नेगेटिव साइन हमने इसलिए लगाया ताकि डेल आर पहले से नेगेटिव है, बिकॉज R2 माइनस R1 कर रहे हैं, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ कम हो रहा है, तो R2 छोटा होगा R1 बड़ा था,
तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन नेगेटिव आएगा, इसलिए नेगेटिव साइन लगा ताकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाए, ओवरऑल रिएक्शन का रेट पॉजिटिव ही दिखे। क्लियर है? फिजिक्स में इस टाइप का नेगेटिव साइन लगाते तो अपन बोलते थे कि डायरेक्शन के लिए कि फ्रिक्शनल फोर्स नेगेटिव लगा रहे हैं, फोर्स ऐसे भी नेगेटिव नहीं होता, बट वो क्या बता रहा है, जस्ट डायरेक्शन बता रहा है कि आपका अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन पे बट फ्रिक्शन ऐसा है। तो वहां पे नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस आप हर बार बोल सकते हो डायरेक्शन बिना सोचे समझे, बट यहाँ ऐसा नहीं बोलना, ठीक है, कि डायरेक्शन अपोजिट है। क्या डायरेक्शन अपोजिट है? नहीं नहीं, आप वैल्यू बताओगे ना कि अभी आपका रेट 5 मोल पर लीटर है, 5 मोल पर लीटर पर सेकंड, कि हर सेकंड में 5 मोल रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है। आगे जाके रिएक्टेंट का रेट या रेट कम होता है तो आप कम बोलो कि 2 मोल पर लीटर पर सेकंड अभी रेट हो गया, कम हो गया, तो उसके लिए नेगेटिव साइन यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर है ये लिख लिए क्या? इसको लिख लो। क्या लिखे अभी आप लोग? आर गिव्स पी लिख के छोड़ दिया ना, नीचे लिखना इफ R1, इसको ना सबने स्क्वायर ब्रैकेट लगा देना, मैं स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगना चाहिए, ठीक है। इफ R1 and R2, if R1 and R2 या R1 and P1 ले लो, पहले P1 के बारे में बात करते हैं पहले। If R1 and P1 are the concentrations of reactant and product at time T1, नहीं लिख पाओगे अपने से। If R1 and P1 are the concentration of reactants and products at time T1, ये तो हर डेरिवेशन में लिखते ही हो क्या ऐसा शुरुआत करने से पहले, ठीक है। अगला, and R2 and P2 be the concentrations at time T2, at time T2. Can you repeat? अरे वेरिएबल्स को डिफाइन कर रहे हैं अपन, okay, and R2 and P2 are the concentrations at time T2, right? then हम del T को लिख सकते हैं, del T हो जाएगा आपका T2 minus T1, del of R हो जाएगा R2 minus R1 and del of P हो जाएगा P2 minus P। ठीक है, चेंज इन टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर है? हम रिएक्टेंट के लिए ना एक वर्ड यूज करते हैं डिसअपियरेंस, क्योंकि रिएक्टेंट तो डिसअपियर हो रहा है ना, तो प्रोडक्ट के लिए अपीयरेंस वर्ड यूज कर सकते हैं या फॉर्मेशन वर्ड यूज कर सकते हैं। तो इनको हम रेट ऑफ डिसअपियरेंस या रेट ऑफ फॉर्मेशन भी बोलते हैं। अगर आप आर के टर्म्स में बताओगे तो डेल आर बाई डेल टी होगा ना, तो इसको आप रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट भी बोल सकते हैं। इतने देर में या इतने रेट से आपका रिएक्टेंट डिसअपियर हो रहा है टाइम के साथ, समझ में आ रहा है? और डेल पी बाई डेल टी का मतलब क्या हो जाएगा? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर है? नीचे लिखना रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ आर, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ आर, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ आर, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ आर इज इक्वल टू, हाँ अभी पहले आर लिख लो बस, हम रिएक्टेंट का नाम ले रहे हैं ना कि नाइट्रोजन कितनी देर में डिसअपियर हो रहा है, ठीक है। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ आर इज इक्वल्स टू, न्यूमरेटर में रहेगा डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आर, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर अपॉन टाइम टेकन, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। और इसको अपन सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे? माइनस डेल आर बाई, ठीक है, लिखिए माइनस डेल आर बाई डेल टी, आर का वही ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। सेम रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ पी, 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 तो ये क्या हो जाएगा? इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी अपॉन टाइम टेकन,
और उसके लिए अपन लिखेंगे डेल टी बाय डेल पॉजिटिव रूट, ठीक है, डेल टी बाय डेल टी। क्लियर है? इसका सिग्निफिकेंस लिख लो, नेगेटिव साइन का लिख भी लो, सिग्निफिकेंस नीचे लिखना। Del r is a negative quantity. Since del r is a negative quantity, since del r is a negative quantity, del r मतलब concentration of r है ना, हम इस क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, इस क्वांटिटी। Since del of concentration of r is a negative quantity, ये थैंक्स फॉर देने क्या लिखा था कि r2 minus r1 करोगे तो वो नेगेटिव आएगा। Since del r is a negative quantity, it is multiplied with -1. It is multiplied with -1. It is multiplied with -1 to make the rate of reaction a positive quantity. To make the rate of reaction a positive quantity. To make the rate of reaction a positive quantity. Clear है ये आपके उस नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस हो गया, ठीक है, तो लगाया ठीक, ठीक है। आज के लिए इतना रहने देते हैं और नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे। इसका यूनिट नहीं यूनिट लिख लिया था ना, मोल पर लीटर पर सेकेंड, एटीएम पर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन एक जनरल रिएक्शन और देखेंगे, ठीक है, इसके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो थैंक यू। फिजिक्स क्लास इसी मीटिंग में होगी ना? अच्छा ठीक है, थैंक यू।